So student, let us take some examples on matter waves. So this is the first example. So it's given that an electron is accelerated by a potential difference of 50 volt. Find the de Broglie wavelength associated with it. तो कल हम लोगों ने इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला डिराइव किया था इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था, तो वो कितना था, वो था लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइड बाय अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 50 वोल्ट दिया गया है, तो ये 50 वोल्ट जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 12.27 डिवाइड बाय अंडर रूट 50 एंगस्ट्रॉम, तो ये आपको मिल जाएगा 1.73 एंगस्ट्रॉम। ओके, चलिए लेते हैं हम लोग दूसरा सवाल। So let us take the second example here. What voltage must be applied to an electron microscope to produce electrons of wavelength 0.4 angstrom? Alright, तो यहाँ पे हमें wavelength दिया गया है 0.4 angstrom। अभी हमें पता है कि जो de Broglie wavelength है that is equal to h by p, that is equal to h by mv, और हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि mv को we can write as under root 2m K is the kinetic energy, right? और kinetic energy को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं EV, ये मैंने आपको डेरिवेशन बताया था। तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा h बाय अंडर रूट 2MEV, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें सारे वैल्यूज पुट करने हैं, h का वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब पुट करके हमें यहाँ से V फाइंड आउट करना है। वैसे हमने इसका सब कुछ सब्स्टिट्यूट करके ऑलरेडी ये फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया था 12.27 बाय अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, जो हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो लैम्डा हमें दिया गया है 0.4 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पे ये भी ऑलरेडी एंगस्ट्रॉम में है, तो 0.4 एंगस्ट्रॉम और एंगस्ट्रॉम इस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 12.27 बाय अंडर रूट वी। तो एंगस्ट्रॉम कैंसिल कर दीजिए आप, और आपको यहाँ से जो V है, राइट, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको V का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से 940.96 वोल्ट, ठीक है। ऑलराइट, तो अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल। लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल हियर। अ फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव द सेम de Broglie wavelength. Which one has the greater total energy? ऑलराइट, ओके, सो तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन और फोटोन की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन है और फोटोन है, तो इलेक्ट्रॉन है और फोटोन है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हमने m ले लिया है, वेलोसिटी v ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका वेवलेंथ आएगा, de Broglie वेवलेंथ, वो आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा h बाई mv, ठीक है। और दोनों के लिए जो वेवलेंथ है वो सेम है, लैम्डा और लैम्डा है, ठीक है, ऐसा दिया गया हमें। तो अब यहाँ से हम लोग फोटोन का एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एनर्जी की बात करनी है। तो फोटोन के लिए अगर हम एनर्जी का इक्वेशन लिखेंगे तो वो एनर्जी का इक्वेशन हो जाएगा एक फोटोन का hc बाय लैम्डा, और क्योंकि लैम्डा दोनों का सेम है, ठीक है, लैम्डा इलेक्ट्रॉन और लैम्डा फोटोन जो है वो सेम है, तो हम लोग लैम्डा की जगह यहाँ पे डाल देंगे h बाई एम वी। तो ये हो जाएगा एच सी डिवाइड बाई h बाई एम वी। तो यहाँ से आपको एनर्जी जो है फोटोन का वो मिल गया है एम सी वी, वी इज द वेलोसिटी, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी है, तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस से उसका एनर्जी आ जाएगा mc स्क्वायर। ये m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी ये m क्या है, यहाँ भी ये जो m है दिस इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अगर हम लोग कंपेयर करें यहाँ से, ये है एनर्जी ऑफ फोटोन और ये है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम ध्यान से देखें तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन will be greater than energy of photon, because this is mcv and that is mc square, so that is mc into c, that is mc into c, and this is mc into v, and we know that c is greater than v, c is greater than v, hence mc square is greater than mcv। इसलिए ये प्रूव हो गया कि a photon and electron
having the same de Broglie wavelength, the electron is going to have the higher total energy. All right, ठीक है. So now let us take the next example. Let us take the next example. तो ये example आपको this would look like the previous example. An electron and a photon have the same de Broglie wavelength, है कि नहीं? पिछला example भी हमने ऐसा ही लिया था. So which one of these has higher kinetic energy? So मैं आपको पहले तो जो लास्ट क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस बताता हूँ. लास्ट क्वेश्चन में हमने बात की थी टोटल एनर्जी के बारे में, ठीक है, और इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बारे में. ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें यहाँ ये समझना होगा जो फोटोन होता है, ठीक है, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है. मतलब फोटोन आपको अगर रेस्ट में मिलेगा ही नहीं, रेस्ट मास क्या है उसका 0, तो उसका जो एनर्जी है यानी hc/λ जो उसका एनर्जी है वो टोटली काइनेटिक एनर्जी है. इट्स 100% काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. तो ये पहला पॉइंट समझना जरूरी है कि फोटोन के लिए टोटल एनर्जी है दैट इज 100% काइनेटिक एनर्जी. अभी लैम्डा फोटोन का, लैम्डा इलेक्ट्रॉन का, वो दोनों सेम दिया हुआ है, तो वो हम ले सकते हैं h/mv, जहाँ पे m और v क्या है, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v क्या है, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. इस तरह से हम ले सकते हैं. तो ये जो h/mv है इसको अगर हम इसमें डाल दें तो हमें फोटोन का टोटल एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है. तो जो फोटोन है EP, फोटोन का टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा hc/λ, और लैम्डा है h/mv. मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, तो इसको आप काइनेटिक एनर्जी बोल दो ऑफ फोटोन, ये निकल के आ जाएगा mvc. और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, वो तो आएगा हाफ mv², ठीक है. पिछले में हमने दिखा था, हमने टोटल एनर्जी निकाला था किसका, इलेक्ट्रॉन का. किससे निकाला था, मास एनर्जी इक्विवेलेंस से, तो वो आया था mc². लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है, तो वो हो जाएगा हाफ mv². तो अगर आप इसको इस तरह से लिख दो mv इंटू v और वो हाफ को इधर ले लो, तो mv/2. अब आप कंपेयर करके देखो तो आपको समझ में आएगा जो काइनेटिक एनर्जी है फोटोन का, राइट, because c is greater than v/2, right, c is greater than v/2, c is speed of light. So आपको समझ में काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन जो है is greater than काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेकिन पिछली बार क्या आया था लास्ट क्वेश्चन में, the total energy of electron is greater than the total energy of photon. तो ये सवाल अलग है, ठीक है. तो ये दोनों सवाल में ये डिफरेंस है, ओके. So now let us take this example. So in this example, the wavelength of light from the spectral emission line of sodium is given. So ये lambda हमें दिया हुआ है, lambda is 589 nanometer. This has been given to us, and they are asking us to find the kinetic energy at which an electron, a neutron would have the same de Broglie wavelength. All right. So we know that the de Broglie wavelength lambda is given by h/√2mk, right. K is the kinetic energy, right. तो यहाँ पे अगर हम इसको स्क्वायर कर दे तो lambda square is equal to h square by क्या हो जाएगा, 2mk हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा h square by 2m lambda square, राइट, ठीक है. तो बस अब हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करने हैं और फिर हमें यहाँ से मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी. सबसे पहला यहाँ पे पूछा गया इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg. तो अकॉर्डिंगली हम लोग ये वैल्यूज पुट कर देंगे. ये 6.62 इंटू 10⁻³ इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ओके, डिवाइड बाई 2. m is 9.1 इंटू 10⁻³ और लैम्डा हम लोगों को यहाँ दिया गया है 589 नैनोमीटर, ठीक है. तो 589 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ और इसका स्क्वायर करना है. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से इसका वैल्यू निकल के आएगा 6.94 इंटू 10⁻⁻25 जूल, ठीक है. तो ये कैलकुलेशंस आप चेक कर लीजिए. तो इसी तरह से आपको सेकेंड पार्ट भी करना है. किसका करना है, न्यूट्रॉन का करना है, और न्यूट्रॉन का मास यहाँ पे दिया हुआ है. तो सिमिलर कैलकुलेशंस यानी ऐसा ही ये फार्मूला आपको यूज़ करना है. बाकी सब कुछ सेम है, बस मास आपको न्यूट्रॉन का यूज़ करना है. तो आप चेक कर लीजिए, इसका जो आंसर है ये आपको मिलेगा 3.81 इंटू
10 raised to minus 28 joule. Okay, all right, so now let us take another question. So students, now let us take the next question. तो इसमें दिया है, for what kinetic energy of a neutron will be associated with the wavelength 1.4 into 10 raised to minus 10 meter. So let us take this example now. For what kinetic energy of a neutron will be associated with the wavelength 1.4 into 10 raised to minus 10 meter. And also find the de Broglie wavelength of a neutron in thermal equilibrium with matter, having an average kinetic energy 3 by 2 kT. This is K, the small k, you can see here, this is Boltzmann's constant, alright, and this T is the temperature in Kelvin. So this is the thermal energy, the average kinetic energy, right? This is also thermal energy. So this 3 by 2 kT, mass of neutron has been given to us, and K, that is the Boltzmann's constant which has been used here, is given to us. So now we have to find out these values. So let us start. So first of all, the lambda is given to us, and so we can find out the energy of neutron by using the formula. This formula, that is lambda is equal to h by under root 2mk. So we will, this k is kinetic energy. So square this will become lambda square is equal to h square divided by 2mk, and from here we'll get kinetic energy k is equal to h square divided by 2m lambda square, as we did in the previous question. So now we'll just have to put the values here. So we have the value of lambda. So lambda is been given to us, that is 1.4 into 10 raised to minus 10 meter. Alright, the mass of neutron has been given to us. So the mass of neutron has been given to us here. Right, so putting all these values in this, we will get the value of the kinetic energy as 6.735 into 10 raised to minus 21. So you can just check this out. So 6.375, all right, into 10 raised to minus 21 joule. Okay, so you can just check it out. So this is the kinetic energy. Now second part of the question is, to find out the de Broglie wavelength of a neutron in thermal equilibrium with matter, having an average kinetic energy of this. So first we'll find out this kinetic energy for the second part, that is 3 by 2 kT, this small k, that is the Boltzmann's constant. So this has also been given to us, यहाँ पे दिया है 1.38 into 10 raised to minus 23. So we'll use this, and the temperature is 300 Kelvin. So we'll use both this, and from there we'll find out the energy first, and the energy will come out to be, right, we'll put all these values, 3 by 2, the value of k, that is 1.38 into 10 raised to minus 23 into the temperature is 300 Kelvin, right? After putting all these values, the kinetic energy here will come out to be 6.21 into 10 raised to minus 21, 6.21 into 10 raised to minus 21 joule. Okay, and we will use this in this formula, lambda is equal to h by 2mk, because, and then from there we'll find out the wavelength, right? M is given here, the mass of the neutron, and this is k. So we have m, we have k, and we have h. So from here we'll get lambda. You can check it out. Lambda will come out to be 1.46 angstrom. That is 1.46 into 10 raised to minus 10 meter. So that is 1.46 angstrom. Alright. Okay, now let us take. So students, now let us take the next example. इस example में दिया गया है कि an electron microscope uses electrons accelerated by a voltage of 50 kilovolt. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की यहाँ बात की जा रही है. uses electrons accelerated by a voltage of 50 kilovolt. Determine the de Broglie wavelength associated with the electrons. तो पहला पार्ट तो बहुत सिंपल है. फिर कहा गया है कि if other factors such as numerical aperture etc. are taken to be roughly the same, how does the resolving power of an electron microscope compare with that of an optical microscope? तो हमें यहाँ compare करना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इन दोनों के रिजॉल्विंग पावर को हमें कंपेयर करना है. आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें रिजॉल्विंग पावर कंपेयर करना है किसके,
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, और कहा गया ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूजेस येलो लाइट। ठीक है, तो आइए चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे पोटेंशियल दिया हुआ है, तो पोटेंशियल जो है वो हमको दिया गया है 50 किलो वोल्ट। ठीक है, तो 50 किलो वोल्ट मतलब 50 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ओके, ठीक है, तो यहाँ से हमें एनर्जी मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा? तो काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा? तो काइनेटिक एनर्जी हमें मिल जाएगा EV। ठीक है, यानी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, तो अब काइनेटिक एनर्जी मिल चुका है, तो लैम्डा तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, लैम्डा क्या होगा? लैम्डा हो जाएगा h/√2m/k। ठीक है, तो वो यूज़ कर लेते हैं हम। लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m/k। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ये भी यूज़ कर सकते हैं, 12.27/√v एंगस्ट्रॉम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 12.27 डिवाइड बाई √v, दैट इज़ 50 किलो वोल्ट, तो 50 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये वेवलेंथ मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा 5.485 इंटू 10⁻² एंगस्ट्रॉम। उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5.485 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर। फिर इसमें सेकेंड पार्ट हमसे पूछा गया है कि हमें रिजॉल्विंग पावर कंपेयर करना है। किसका? हमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इन दोनों के हमें रिजॉल्विंग पावर कंपेयर करना है। ठीक है, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है इट इज़ यूजिंग येलो लाइट। अभी येलो लाइट जो है उसका वेवलेंथ कितना है? तो येलो लाइट का वेवलेंथ जो है वो है 5990 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 5990 एंगस्ट्रॉम। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.99 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किस में? मीटर में। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो वेवलेंथ है वो येलो लाइट के लिए वेवलेंथ बड़ा है। ठीक है, लैम्डा येलो, तो लैम्डा येलो इज़ फार ग्रेटर देन, जो भी यहाँ पे लैम्डा इलेक्ट्रॉन है, दिस इज ग्रेटर देन लैम्डा इलेक्ट्रॉन। और जो रिजॉल्विंग पावर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। मतलब अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो रिजॉल्विंग पावर कम होगा। तो इसका मतलब जो रिजॉल्विंग पावर है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के लिए, तो रिजॉल्विंग पावर जो है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का वो क्या होगा? वो कम होगा एज कंपेयर टू रिजॉल्विंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ऑलराइट, ओके, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो कितना ज़्यादा होगा? तो ये 10⁻12 है, -12, वो 10⁻⁻7, तो ये वेवलेंथ 10⁻5 टाइम्स छोटा है। राइट, ये वाला, इसलिए इसका जो रिजॉल्विंग पावर है वो 10⁻5 टाइम्स बड़ा होगा। सो रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 10⁻5 टाइम्स ग्रेटर देन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ठीक है, ओके, तो ये लिख सकते हैं आप यहाँ पे, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन microscope is 10⁻5, almost 10⁻5 times greater than that of the optical microscope. ठीक है, than that of the optical microscope। तो ये इसका कंक्लूजन है। ऑलराइट, चलो नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये स्टूडेंट लेते हैं हम लोग अगला सवाल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, determine the de Broglie wavelength of a proton. So we have to find out the de Broglie wavelength of a proton whose kinetic energy is equal to the rest mass energy of an electron. So now what is the rest mass energy of an electron? So the rest mass energy of an electron will be mc square, E equal to, so the rest mass energy of the electron will be given by
E equal to mc square. All right, E is equal to mc square. Okay, so mec square. Now the mass of electron का वैल्यू यहाँ पे आप डाल दीजिए, तो आप उसको यहाँ से निकाल सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। ओके, और क्या कहा गया है, गिवन दैट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस एंड द मास ऑफ प्रोटॉन इज, सो दिस इज दिस, वी कैन फाइंड आउट इफ यू वांट, बट वी कैन आल्सो डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द of that of the energy of the proton. All right, so proton का एनर्जी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है, या एम ई सी स्क्वायर, तो एम ई सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से एम वी स्क्वायर मिल जाएगा टू मास, ये मास जो है ये प्रोटॉन का मास है, इधर का जो आप देख रहे हो दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन, सो ये हो गया टू एम ई सी स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड मास ऑफ द प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एम पी स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, और ये टू एम पी एम ई सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एम पी वी आएगा, हमने दोनों साइड अंडर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये हो जाएगा टू एम पी एम ई सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें मास ऑफ प्रोटॉन पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, सी स्क्वायर, राइट, सी पता है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे, तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल जाएगा 1.654 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ से मोमेंटम मिल गया किसका, प्रोटॉन का। तो हम डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं प्रोटॉन का, दैट्स वेरी सिंपल नाउ, because d Broglie wavelength is equal to h by the momentum of the proton, so that will be h by mpv। mpv का वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे, और h का वैल्यू हमको पता है, ठीक है। तो दोनों वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो वहाँ से जो लैम्डा है वो निकल के आएगा 4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। ऑलराइट, ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, so students, let us take one more question. Find the ratio of de Broglie wavelength of molecules of hydrogen and helium which are at temperatures 27 degrees Celsius and 127 degrees Celsius. Okay, now we have already discussed that the wavelength is equal to h by under root 2 mk. K is the kinetic energy. Now this kinetic energy is given by 3/2 Boltzmann constant into T. All right, ठीक है। in case of thermal energy, right, the energy of a gas molecule is given by 3/2 kT, where k is the Boltzmann's constant. All right, so when we will substitute these values here, so we will get lambda is equal to h by under root 2 m k. In place of k we will write 3/2 kT, so 2 cancelled out, and lambda comes out to be h by under root 3m kT. All right, so if we take the ratio of the wavelengths, that is the wavelength of hydrogen by the wavelength of helium, we can see the wavelength is inversely proportional to mass and temperature, because h is a constant, 3 is a constant, and k is a constant. So what remains is the mass and the temperature. So this will come out to be under root of, right, this will be mass of helium into temperature of helium divided by mass of hydrogen into temperature of hydrogen. All right, so we'll put all these values here. So the mass of helium is 4, and the temperature of helium is given as 127 degrees Celsius. So we'll have to convert that into Kelvin. So that will be 127 plus 273. So that will make it 400 Kelvin. So that will be 400. Or नीचे mass of hydrogen is 1, right? But we're not talking about the hydrogen atom, but hydrogen gas.
So hydrogen gas is H2, so the mass will be 2 and the temperature 27 degrees Celsius plus 273 will be 300 Kelvin. So this is, we have to solve this. So from this we will get the ratio as 8 by 3, under root 8 by 3, and that will be the answer for this. Alright students, so we have completed with the first chapter, that is photoelectric effect, and now we are going to start with the next chapter, that is atomic physics.